हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो पेपर है वो आपके 14 दिसंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं। क्लास 9th का जो पेपर है वो पहला पेपर आपके 14 तारीख को है। तो 14 दिसंबर को जो आपका पेपर आएगा वो कंप्यूटर का पेपर है आपके, जिसका नाम है आपके सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। तो ये वाला जो पेपर होगा वो आपके इस किताब से बनेगा और ये वाली पूरी किताब आपको अपने स्कूल से मिली होगी। अगर नहीं मिली है आपके ये किताब तो इसकी पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपकी जो परीक्षा में आने वाले जो चैप्टर हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो सिलेबस और ब्लूप्रिंट आए हैं उसके अनुसार मैं आपको सभी प्रश्नों के जो उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो आपका पेपर बनेगा 25 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और 40 नंबर का आपका ये पेपर होगा। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है आप जो इस वीडियो के माध्यम से ही आप जो 30+ नंबर आराम से जो प्राप्त कर लेंगे इस एक वीडियो के माध्यम से ही। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको जो इसमें और कोई जो उसमें पढ़ना नहीं पड़े। साथ ही अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे अवेलेबल है, आप ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में अपन आपके जो जितने भी इस किताब के जो पीछे के प्रश्न उत्तर हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अनुसार, तो उनको अपन देखने वाले हैं, उनको अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेगा और इस पूरी किताब की जो पीडीएफ है वो आपको अपने ऐप के अंदर मिलेगी। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और अपने व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर भी इसकी जो उपलब्ध करवा दूंगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे दे रखा है। 14 दिसंबर का जो पेपर आएगा वो पूरा पेपर आपके इसी जो किताब से बनेगा और इस किताब के कौन कौन से चैप्टर से आपका पेपर आएगा वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और 14 तारीख से 24 तारीख तक जो भी आपके पेपर होंगे अर्धवार्षिक के, उन सभी की तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सारे वीडियो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। आपके इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो अपन इसमें देख लेते हैं। तो एक तो आपका पहला पार्ट आएगा, इस किताब का जो पहला पार्ट है जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय, वो आपके 7 नंबर का है। इसमें से 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। दूसरा पार्ट इनपुट और आउटपुट का और मेमोरी वाला है, संग्रहण युक्तियाँ, जो कि 3 नंबर का है। तो 10 नंबर तो ये हो जाएंगे। फिर तीसरा पार्ट अकेला आपके 12 नंबर का है, तो तीसरे पार्ट से 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। चौथा पार्ट अपने जो सिलेबस में अर्धवार्षिक के सिलेबस में नहीं है तो अपने को नहीं पढ़ना, ये अपने को पढ़ना है 5वां पार्ट जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो आपके अकेला 12 नंबर का पार्ट है। तो 12 नंबर तो इस तीसरे पार्ट से प्राप्त होंगे और 12 नंबर आपको जो 5वें पार्ट से। एक पार्ट और तैयार करना आपको 7वां पार्ट जो कि 6 नंबर का है। तो इस प्रकार से 12 और 12 24 और 24 और 6 30 ये हो जाएंगे और 7 और 3 10 ये हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके टोटल 40 नंबर के टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो 25 प्रश्न होंगे इनमें निबंधात्मक प्रश्न कितने आएंगे, एमसीक्यू कितने आएंगे, वन लाइनर कितने आएंगे, रिक्त स्थान कितने आएंगे, छोटे छोटे नंबर के कितने आएंगे, तो कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा वो भी अपन इसमें देख लेते हैं। फिर इसके जो इन पार्टों के जो प्रश्न उत्तर हैं वो अपन आपको बता देंगे। जो पार्ट 1 है इसका, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 5वां पार्ट और आपके 7वां पार्ट, इन 5 ही पार्टों के ये जो आपके पार्ट हैं, 5 ही पार्टों के आपको जो पीछे के प्रश्न उत्तर है वो सभी मैं आपको इस वीडियो में सोल्व करवाऊंगा। तो अपन पहले देख लेते हैं कि आपके एमसीक्यू वाले प्रश्न कितने आने वाले हैं। तो ये आपके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी जो सूचना प्रौद्योगिकी वाली किताब है इसका जो आपका सिलेबस, तो क्लास 9 की जो किताब है आपकी वो 40 नंबर का आपके पेपर होगा ये अर्धवार्षिक का और आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन कितने आएंगे, तो अबसदा के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 4 क्वेश्चन होंगे। तो 4 तो आपके अबसदा आएंगे, 4 आपके रिक्त स्थान आएंगे, ठीक है, और 8 क्वेश्चन वन लाइनर आएंगे, एक एक शब्द में उत्तर देना है, वो आपके 8 क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है, 6 दूनी 12 नंबर ये हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन आपके जो है वो 3-3 नंबर के होंगे, तो 2 तिया 6 नंबर के आपके ये हो जाएंगे। और एक प्रश्न आपका निबंधात्मक होगा, ठीक है, जो इसी पार्ट से इसी किताब से आपके बनेगा, तो वो 6 नंबर का आएगा। तो ऐसे आपके टोटल 25 प्रश्न 40 नंबर के पूछे जाएंगे। जो निबंधात्मक प्रश्न होगा उसमें आपको अथवा वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको 2 में से 1 करने होंगे। तो इस प्रकार से आपका पेपर आएगा और अपन अब आपको जो पूरी किताब है आपकी ये वाली किताब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, सूचना प्रौद्योगिकी वाली, उसके सभी प्रश्नों के आंसर आपको इसमें बता देते हैं। और आपका जो पेपर बनेगा वो 100% पूरा इसी में से हूबहू क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन पार्ट 1 को देख लेते हैं। एक पार्ट 1 का क्या नाम है, एक का नाम है आपकी कंप्यूटर का परिचय। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ये 7 नंबर का पार्ट है। तो एक अबसदा का जो एक प्रश्न आएगा वो आपके इस पार्ट से पूछा जाएगा। तो आइए इसमें अबसदा के क्वेश्चन देख लेते हैं।
पेपर जो आएगा वो आपके इन्हीं प्रश्नों में से बनेगा और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हूबहू यहाँ से छपेंगे। ऑप्शन भी आपके यही रहेंगे, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। तो आप शुरू से अंत तक देखना इस वीडियो को, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, शुरुआत करते हैं वीडियो को। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है? तो जो डाटा को ग्रहण करती हैं, तो डाटा ग्रहण किसके माध्यम से करती हैं? तो CPU के माध्यम से, CU के माध्यम से, आउटपुट यूनिट के माध्यम से, या फिर आपके इनपुट यूनिट के माध्यम से। तो किसी भी डाटा को अगर आपको कंप्यूटर में देना है, वो स्वीकार करेगी, तो वो किसके द्वारा देंगे? अपन उसको इनपुट के द्वारा देंगे, तभी वो इसको स्वीकार कर पाएगी। तो ये अपन देंगे उसको इनपुट के माध्यम से, तो वो अपने को डाटे को वहाँ पे जो स्वीकार करेगी। तो डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी हो जाएगी? आपकी इनपुट इकाई हो जाएगी। इनपुट इकाई में कौन कौन से होते हैं? इनपुट का मतलब जिस यूनिट के द्वारा अपन किसी कंप्यूटर को अपन डाटा प्रदान करते हैं, उनको अपन इनपुट इकाइयाँ कहते हैं। इनपुट में आपके एक तो कीबोर्ड हो जाएगा, एक आपका माउस हो जाएगा, एक आपका स्कैनर हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, लाइट पेन हो जाएगा। ये सभी आपके इनपुट इकाइयों के नाम हैं। फिर इसमें एक नाम दे रखा है CPU। तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। CPU को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। इसको दिमाग कहा जाता है, ये माइंड होता है, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखें। ये CU जो है वो कंट्रोल यूनिट है। और आउटपुट यूनिट में आपके मॉनिटर आ जाएगा, स्पीकर, और फिर आपके मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर, ये सभी आउटपुट यूनिट के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है ये भी। कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहा जाता है। तो याद रखिए, इनको प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाते हैं? तो कंप्यूटर के वे भाग जिनको अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनको अपन हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहा जाता है। तो जितनी भी आपकी इनपुट और आउटपुट इकाइयाँ हैं वो आपके हार्डवेयर में आ जाएगी। जैसे मोनीटर है आपका, फिर CPU है, ठीक है। तो ये इनपुट इकाइयाँ, आउटपुट इकाइयाँ, ये सभी आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट फिर आपके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 बाइट में होते हैं। तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। और ये जो 4 बिट का होता है उसको एक निब्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक निब्बल। ये भी याद रखें, एक निब्बल बराबर 4 बिट होता है। याद रख लेना, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। 4 बिट बराबर कितने निब्बल होते हैं? तो एक निब्बल होता है। या फिर एक निब्बल बराबर कितने बिट होते हैं? तो वो 4 बिट होता है। ये बिट जो है वो बाइनरी कोड की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसमें 0 और 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताना है। तो कौन सा कंप्यूटर काम में लेते हैं वो आपको बताना है। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कंप्यूटर कौन सा होता है? तो वो कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर। याद रखें, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो पेट्रोल पंप पे तेल भरने का कार्य करता है। और सुपर कंप्यूटर में आपको इसका उदाहरण याद रखना है, ये काफ़ी बड़े और महंगे होते हैं ये, और जिसमें आपको एक नाम याद रखना है, परम। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है, परीक्षा में आपके पूछा जाएगा कि एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण दीजिए, तो आपको नाम लिख लेना है परम। फिर आपके जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है ये वाले क्वेश्चन, इसको अपन थोड़ी देर बाद में अपन सोल्व करेंगे। आपको ALU का पूरा नाम कंप्यूटर, ये ALU का पूरा नाम जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। साथ ही आपको सुपर कंप्यूटर का उदाहरण भी देना है। एक सुपर कंप्यूटर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा। अभी अपने जो दूसरे पार्ट के जो अबसद वो वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा पार्ट है आपके ये, जिसका नाम है आपके इनपुट और आउटपुट संग्रहण युक्तियाँ, जो कि आपके कितने नंबर का है? ये 3 नंबर का पार्ट है। तो इसमें सभी एक तो आपके अबसदा का क्वेश्चन बनेगा, एक वन लाइनर का आएगा और एक रिक्त स्थान का भी इसमें बन सकता है। तो एक तो आपके अबसदा का फिक्स बनेगा, एक आपके वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। तो 3 नंबर के 3 क्वेश्चन इसमें आपसे बनने के पूरे चांस हैं। तो आइए इसके अपन अबसदा वाले प्रश्न पहले देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न दूसरे पार्ट का ये कि न्यूमेरिक पैड की मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो न्यूमेरिक पैड का उपयोग कहाँ पे करते हैं? न्यूमेरिक जो आपने देखा होगा, न्यूमेरिक की जो कीपैड होती है उसके ऊपर गिनती लिखी होती है, 0 से लगा के 9 तक के अंक होते हैं, उसको ऊपर न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। तो ये इसमें कीबोर्ड में होते हैं ये की, जो कि अपने टेक्स्ट के लिए काम आती है, ग्राफिक्स के लिए काम आती है, बैंक कार्यों के लिए काम आती है। तो प्रोक्स भी इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस क्या है? तो माउस एक उपकरण है जिसको अपन इनपुट उपकरण कहते हैं कंप्यूटर के अनुसार, और ये चूहे जैसे आकृति का ही होता है। ये चूहे जैसे आकृति का ही होने के कारण इसको माउस कहा जाता है। और ये कंप्यूटर के लिए एक इनपुट उपकरण है, और ये एक
क्लिक जो सर्वाधिक काम आने वाला है वो क्लिक इनपुट उपकरण है, यानी कि ये अपन क्लिक के माध्यम से इनपुट यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है टाइपमेटिक की दर कितनी होती है, तो 10 बार प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो टाइपमेटिक जो होता है इसकी दर कितनी होती है, ये 10 बार प्रति सेकंड इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है किसी कागज़ पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है। देखो मान लो आपको कोई फोटोकॉपी करवानी है, आपके पास कोई पीडीएफ है, तो पीडीएफ जो है आपके पास में फ़ोन में है वो तो है आपके सॉफ्ट कॉपी, और उस पीडीएफ को अगर आप जो फोटोकॉपी करवाएंगे तो वो उसकी हार्ड कॉपी कहलाती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी कागज़ पर प्रिंटर के द्वारा छपा हुआ आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाती है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, हार्ड कॉपी लिख लेंगे। अगला प्रश्न है सीआरटी, सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है, तो इसमें आपको याद रखना है फास्फोरस पदार्थ लेपित रहता है। अगला प्रश्न आपके हैं प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान ही होती है, कौन सी तकनीक या कौन सी प्रिंटिंग होती है। तो प्रिंटिंग की ऐसी तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है उसको अपन लेज़र प्रिंटिंग कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लेज़र प्रिंटिंग हो जाएगा। ड्रम प्रिंटर है, तो ड्रम प्रिंटर एक प्रकार का लाइन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर एक प्रकार का लाइन प्रिंटर है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, तो प्राथमिक संग्रहण जो मेमोरी होती है वो उसको अपन प्राथमिक संग्रहण माध्यम कहते हैं। तो इसका उत्तर प्राथमिक संग्रहण माध्यम क्या हो जाएगा, आपके मेमोरी हो जाएगा। तो इसमें आंसर लिखेंगे मेमोरी। सीडी रोम, आपको इसमें पूरा नाम याद रखना है। सीडी जो है, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क ये सीडी का पूरा नाम होता है। आपको डीवीडी का पूरा नाम कमेंट करके बताना है, डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके हैं प्रकाशीय तकनीक का उपयोग होता है, तो प्रकाशीय तकनीक का उपयोग कहाँ पे होता है, हार्ड डिस्क में होता है, फ्लॉपी डिस्क में होता है, इंकजेट प्रिंटर में होता है या सीडी रोम में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सीडी रोम में होता है। माइक्रोफ्लोपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता कितनी होती है, तो माइक्रोफ्लोपी की जो सामान्य संग्रहण क्षमता होती है वो 1.44 MB होती है। तो 1.44 MB इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। इसके भी जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ये वाले सारे जो क्वेश्चन है वो अभी अपन जो इस किताब के जितने भी MCQ बनते हैं उनको पहले देख लेते हैं, फिर आपके जो वन लाइनर को भी अपन देख लेंगे। तो चलिए बढ़ लेते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट का नाम है कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क। तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 12 नंबर का पार्ट है, ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पिछले के जो आपके 2 पार्ट हैं वो अलग हैं, वो आपके 10 नंबर के हैं, और ये अकेला ही पार्ट आपके 12 नंबर का है। तो इस पार्ट में से आपके MCQ भी बनेंगे, इस पार्ट से आपसे रिक्त स्थान भी आएंगे, इस पार्ट से आपका वन लाइनर भी आएगा, इस पार्ट से आपका 2 नंबर का भी बनेगा, और इस पार्ट से आपका निबंधात्मक प्रश्न भी बन सकता है, निबंधात्मक प्रश्न भी 6 नंबर का बन सकता है। तो सभी प्रश्न इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट है सभी को अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो प्रश्न है आपके कि सबसे पुराना और सबसे अधिक काम आने वाला संचार का माध्यम है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है, तो सबसे पुराना और अधिक काम आने वाला संचार उपकरण का माध्यम क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये क्वेश्चन आपका 100% परीक्षा में पूछा जाएगा कि WAN का अर्थ क्या होता है। तो WAN का पूरा नाम आपको बताना है, याद रखिए WAN का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है कौन सा संचार का माध्यम सबसे तीव्र है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल ये संचार का सबसे तीव्र माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उसमें धातु के तार नहीं होते हैं, ठीक है। ये फाइबर केबल आपको याद रखना है, इसमें धातु के तार नहीं होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है OFC की केबल कोर जो कांच की बनी होती है उसकी कांच की परत को क्लेड कहते हैं, क्लेडिंग कहा जाता है इसको, जो परत चढ़ा है उसको क्लेडिंग कहते हैं, उस परत को क्लेड कहा जाता है। तो याद रखिए उसको क्लेड कहा जाता है। किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके रेडियो लिंक संचरण। अगला प्रश्न है न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं, तो कम से कम 3 जो उपग्रह संचार उपग्रह हैं वो संपूर्ण पृथ्वी पर जो संकेत प्रेषित कर सकते हैं, याद रखना इसमें 3। नेक्स्ट है कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड को जोड़ने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। सभी के फ़ोन में भी होता है ब्लूटूथ, सब जगह आजकल जो ब्लूटूथ काम में आती है तो उसको अपन ब्लूटूथ काम में लेते हैं। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं, ये लोकल एरिया छोटा जो होगा वो लोकल एरिया होगा, तो उसको लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेन कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। लेन का पूरा नाम क्या होता है, लेन का पूरा नाम आपको याद कर लेना है लोकल एरिया और नेटवर्क। यह आपका
लोकल एरिया नेटवर्क ये छोटे क्षेत्र में होता है, और बड़े क्षेत्र की बात करें तो ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वैन होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि बड़े क्षेत्र में आपके नेटवर्क का कार्य करता है। एक आपको पूरा नाम बताना है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, एटीएम का पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है, ये हर साल ही आता है, ये एटीएम का पूरा नाम बताइए, तो आपको इसका पूरा नाम कमेंट करके बता देना है। नहीं भी पता हो तो आप कहीं से भी सर्च करके या कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। आंसर पता हो तो आप कमेंट करें, नहीं पता हो तो भी कमेंट कर देना कि मेरे को नहीं पता है, तो मैं आपको वहाँ पर आंसर कमेंट के अंदर बता दूँगा। नेक्स्ट फिर आपके इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है, मोडेम, ब्रिज, हब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मोडेम। मोडेम का भी आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है। देखो परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि वैन का आपको पूरा नाम बताना है, ठीक है। वैन का पूरा नाम क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, तो वाईफाई का पूरा नाम भी आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। परीक्षा में आपकी पूछा जाएगा कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। फिर आपके पांचवा पार्ट है, पांचवें पार्ट का नाम है आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो आपके चैप्टर हैं वो आपके टोटल कितने नंबर का है, ये टोटल आपके 12 नंबर का चैप्टर है। तो जितना आपका तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका ये पांचवा पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 12 नंबर का चैप्टर है। तो अकेला 12 नंबर को कवर करेगा ये, तो इसको अपन इसमें देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका इस पार्ट का कि विंडोज़ में किसी भी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है। तो विंडोज़ में हो चाहे अपने फ़ोन में हो, जब भी अपन फ़ोन में या फिर विंडोज़ में किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पे जाती है, वो एक फोल्डर होता है रिसाइकिल बिन का, उस फोल्डर में चली जाती है। उसको अपन वापस रिकवर भी कर सकते हैं रिसाइकिल बिन से। तो डिलीट की हुई फाइलें कहाँ जाएगी, आपके इस रिसाइकिल बिन में चली जाती है। तो याद रखिए रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं ये आपकी जो डिलीट की हुई फाइल है। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके 100% परीक्षा में पूछा ही जाएगा, इसको तो आप अच्छी प्रकार से याद ही कर लें। MS पेंट का भी पूछा जाता है, तो MS पेंट का जो फाइल है इसका विस्तारित नाम क्या होता है, तो BMP जो है वो आपके MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम होता है। अगला प्रश्न है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, तो माउस जो है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है और एक इनपुट इकाई है ये आपके, ये जो माउस जो है वो इनपुट इकाई का उदाहरण है। माउस आपके इनपुट है, इसके अलावा कीबोर्ड आपका इनपुट है और मॉनिटर जो है आपका आउटपुट है। टीवी जैसा जो होता है LCD होती है, LED होती है, वो आपके आउटपुट उपकरण का उदाहरण है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपके, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। पूरा नाम क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न आपके विंडोज़ एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है, तो जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है इससे फाइलों और फोल्डरों की जानकारी प्राप्त होती है। तो फाइलों और फोल्डरों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो विंडोज़ एक्सप्लोरर से प्राप्त होती हैं। विंडो की किस बार में फाइल का विकल्प होता है, तो ये मेन्यू बार में होता है। विंडोज़ की जो मेन्यू बार होती है उसमें फाइल का विकल्प आपको देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर अपन करेंगे आपका ऑप्शन नंबर A, मेनू बार। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं, तो 5 से ज़्यादा बटन उसमें होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5+ बटन इसमें होते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को बंद करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन शटडाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, शटडाउन कहते हैं। और कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को जब अपन चालू करते हैं तो उस प्रक्रिया को अपन बूटिंग कहते हैं, याद रखें उसको बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इनमें से कौन सा GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डोज और विंडोज़ 98 और एक आपके विंडोज़ XP। तो ब और स इसमें दोनों आंसर हो जाएगा, विंडोज़ XP और विंडोज़ 98। तो एक आपको GUI का पूरा नाम याद कर लेना है। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये इसका पूरा नाम होता है। तो याद रखें GUI का पूरा नाम क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। फिर आपके अगला पार्ट है 7वां पार्ट, जो कि ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन ऑफ ICT है। तो ये आपके 6 नंबर का पार्ट है, ठीक है, ये आपके अंतिम पार्ट है 6 नंबर का। इन्हीं 5 पार्ट में से आपके
जो 40 नंबर के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के आपके सारे विषय के यहाँ पे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो अपन 7वें पार्ट के MCQ इसमें देख लेते हैं। अगला जो इसका जो MCQ प्रश्न है आपके ये है, पहला प्रश्न है, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा कौन सी है। तो ई शासन में ई नागरिक भी है, ई शिक्षा भी है, ई परिवहन भी है। तो उपरोक्त सभी इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है। तो डिजिटल सेवाओं को प्रदान करने का जो एक कार्यक्रम शुरू किया गया उसका नाम है आपके डिजिटल भारत कार्यक्रम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके डिजिटल भारत कार्यक्रम है ये। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। ऑप्शन आपके सामने है, डिजिटल भारत, ई वाणिज्य, ई सुविधा और ई मित्र। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपके ई मित्र इसका आंसर हो जाएगा। उत्पादक तथा क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य कौन करता है। तो उत्पादक जो प्रोडक्शन हाउस है उनके द्वारा और जो क्रेता हैं उनके बीच में जो मध्यस्थता को कम करने का कार्य करता है वो ई वाणिज्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है। तो ई लर्निंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, डिजिटल पाठ्य पुस्तक होती हैं, और लेकिन आपकी जो किताबें हैं वो इसमें शामिल नहीं होती। जो आप किताबें पढ़ते हैं वो वाली किताबें, यानी कि आपके PDF ये जो हार्ड कॉपी वाली किताबें वो ई लर्निंग में शामिल नहीं होती है। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, ये पुस्तकें कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके जो अबसदा वाले जितने भी प्रश्न थे वो मैंने आपके यहाँ पे कवर करवा दिए। अब अपन इसके जो जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं एक एक लाइन वाले, उनको इस वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो ये आपके पहला पार्ट है जिसके अबसदा हमने देख लिए। अब अपन इसके जो 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको अपन देख लेते हैं। एक एक लाइन के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं उनको अपन यहाँ से कवर कर लेते हैं। देखो पहला प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटर तंत्र की मुख्य इकाइयों के नाम आपको बताने की। कंप्यूटर तंत्र की जो मुख्य इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखो कंप्यूटर तंत्र की जो मुख्य इकाइयाँ हैं उनका आपके 3 नाम हैं। कंप्यूटर तंत्र की 3 मुख्य इकाइयाँ हैं, ठीक है। कंप्यूटर तंत्र की कितनी मुख्य इकाइयाँ होती है, तो 3 इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं। एक तो होता है सिस्टम यूनिट। क्या होता है, सिस्टम यूनिट होता है। एक होता है आपका इनपुट यूनिट, एक होता है आपका आउटपुट यूनिट। तो ये 3 प्रकार के जो नाम आपको याद रखना है, इनपुट, आउटपुट और आपके सिस्टम यूनिट। ये आपके किसी भी कंप्यूटर तंत्र की 3 प्रमुख इकाइयाँ होती हैं। सिस्टम यूनिट जो होता है इसमें आपके कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें आपके CPU होता है। क्या होता है, CPU, जिसको अपन केंद्रीय संसाधन इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसको अपन CPU भी कहते हैं। और ये सिस्टम यूनिट एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें CPU के अलावा कंप्यूटर की बाकी की जो डिवाइस हैं वो भी इसमें जुड़े होते हैं। और इसके अंदर एक मदरबोर्ड नामक जो भाग होता है जिससे ये सारे के सारे जुड़े रहते हैं। फिर आपके इनपुट इकाइयाँ, तो इनपुट इकाइयाँ क्या क्या होती हैं। इनपुट इकाइयाँ कंप्यूटर में डाटा या प्रोग्राम को प्रविष्ट करने के लिए, यानी कि उसको अंदर भेजने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग करते हैं उनको अपन इनपुट या फिर आगम इकाई भी कहते हैं। इनपुट को ही आगम इकाई कहते हैं। तो कौन कौन सी इकाइयाँ जो यूनिट है वो आपके अंतर्गत आती हैं। तो इनपुट में आपके तो कीबोर्ड आता है, एक आपके माउस हैं, एक फ्लॉपी डिस्क है, एक स्कैनर है। ये सभी आपके जो है इनपुट इकाइयों के उदाहरण हैं। आगे इनके अलावा भी और कुछ भी है वो अपना आगे और बता देंगे आपको। फिर आती है इनपुट के अलावा आउटपुट इकाइयाँ। तो आउटपुट इकाई में कौन कौन होता है। आउटपुट इकाइयों के द्वारा कंप्यूटर से जो प्राप्त निष्कर्ष हैं उनको लिखने तथा उन निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जिन अपन युक्तियों का उपयोग करते हैं उनको अपन आउटपुट यूनिट या फिर निर्गम इकाई कहते हैं। आउटपुट यूनिट भी कहते हैं, इसको अपन निर्गम इकाई भी कहते हैं। तो इनमें कौन कौन काम आता है। मॉनिटर काम आता है, प्रिंटर काम आता है, स्पीकर काम आता है। ये आपके आउटपुट इकाइयों के उदाहरण हैं। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये 3 तो नाम आप अच्छी प्रकार से याद कर लें। फिर आपके अगला प्रश्न है इनपुट इकाइयों के आपको उदाहरण बताएं। तो इनपुट इकाई में आप क्या क्या नाम बताएंगे। इनपुट आप एक तो लिखेंगे कीबोर्ड, इनपुट में आप नाम लिखना है एक तो कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड हो जाएगा। माउस हो जाएगा, कीबोर्ड, माउस। एक आपका जोयस्टिक, और जोयस्टिक के अलावा आपका जो लाइट पेन है, टच पेन है, ये सभी आपके जो इनपुट इकाइयों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है अंकगणित एवं तार्किक इकाई के आपको कार्य बताने की। अंकगणित और तार्किक इकाई इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो अंकगणित तार्किक इकाई जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको अपन ALU कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, ALU कहते हैं। परीक्षा में आपसे पूछे कि ALU का पूरा नाम बताइए, तो इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका पूरा नाम क्या होता है, ALU का पूरा नाम क्या होता है,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये भी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये ALU का पूरा नाम होता है। और हिंदी में नाम याद रखना चाहो तो अंकगणितीय तार्किक इकाई इसका हिंदी में नाम होता है। तो ये काम क्या करती है, तो यह यूनिट जो होती है वो अंक गणित, जितने भी गणित की जो जोड़ बाकी गुणा भाग होता है वो इसी यूनिट के अंतर्गत आता है। नाम में से ही पता चल रहा है अंक गणित है, तो इसमें अर्थमेटिक जोड़ बाकी गुणा भाग और जो जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सभी इनके अंतर्गत आता है। तो अंक गणितीय क्रियाएं जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग सम्मिलित हैं। ALU एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो अंक गणितीय गणनाओं को करने में सक्षम होता है, यानी कि ये जोड़ बाकी गुणा भाग जो करता है वो यही भाग इसका करता है। तार्किक क्रियाओं में ALU दो संख्याओं डाटा की तुलना करके उनका निर्णय करने में का कार्य करता है, और तुलना में परिणाम हाँ अथवा ना में होता है, निर्णय लेने में यह सहायता मिलती है। तो याद रखिए ये महत्वपूर्ण है। ALU कंट्रोल यूनिट की निगरानी में कार्य करता है, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका ये जो गणित वाला ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है आपके छठा वो इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके ATM का पूरा नाम बताना है। तो ATM का पूरा नाम क्या होता है, ATM का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ATM का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या फिर इसको अपन एनी टाइम मशीन भी कहते हैं। ये क्योंकि पैसे निकालने का काम करती हैं तो इसको अपन एनी टाइम मशीन भी कहा जाता है। तो एनी टाइम मशीन भी इसको कहा जाता है, और ये ATM का ही पूरा नाम आपके ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो पैसे निकालने में आपने भी देखा होगा, ये इसको काम में लिया होगा। तो ATM का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर काम करता है, तो यह बाइनरी पद्धति पर काम करता है, बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। तो इसमें आप नाम याद रखें, बाइनरी पद्धति पर काम करता है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम जो होता है उसमें ये काम करता है। तो बाइनरी पद्धति पर ये काम करता है, जिसमें दो अंक होते हैं केवल, 0 या फिर इसमें 1 होता है। ठीक है, 0 या 1 इसमें, 0 और 2 इसमें 2 अंक केवल होते हैं, इसलिए इसको बाइनरी संख्या पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सुपर कंप्यूटर का उदाहरण बताना है। तो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण मैंने आपको ऊपर बताया था। इसका पूरा नाम, ये सुपर कंप्यूटर का जो उदाहरण है वो आपके परम याद कर लेना। और परम जो है वो पुणे में बनाया गया था। ठीक है, याद रखिए इसको पुणे में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ALU का पूरा नाम बताना है। तो ALU का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंक गणित तार्किक इकाई इसको कहा जाता है। अंक गणित, हिंदी में इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अंक गणित, अंक गणितीय, इसको आप पूरा नाम लिखेंगे अंक गणितीय तार्किक इकाई। ठीक है, इसमें इसको आपको याद रखें, अंक गणित तार्किक इकाई। ये ALU का पूरा नाम होता है। अंग्रेजी में इसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। किन्हीं दो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको बताना है, किन्हीं दो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको बताना है। तो मैं आपको जो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम यहाँ पे बताता हूँ, उसमें से आप 2 याद कर लें। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में किन किन का नाम आपको याद रखना है। एक तो आपको MS DOS का नाम याद रखना है, एक आपको विंडोज़ का नाम याद रखना है, एक आपको लाइनक्स का नाम याद रखना है। तो 3 नाम आपको याद रखना है। एक तो आपको MS DOS जो है, MS DOS का नाम आपको याद कर लेना है। इसके अलावा आपको विंडोज़ का नाम याद कर लेना है, विंडोज़, और आपको लाइनक्स का नाम याद करना है। ठीक है, जो लाइनक्स है, लाइनक्स, ये लाइनक्स भी आपका जो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये 3 आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। इनमें से 2 नाम आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो MS DOS का लिख लेना और विंडोज़ का लिख लेना। चाहे तो आप इसमें जो लाइनक्स है इसका भी इसमें नाम लिख सकते हैं। तो ये MS DOS, विंडोज़ और लाइनक्स तीनों ही नाम आप अच्छे से याद रखें। इनमें से 2 नाम आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर आपके अगला प्रश्न आता है, कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। कंप्यूटर की परिभाषा आपको लिखनी है। तो कंप्यूटर की परिभाषा आपको, ये जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, इसमें आपको 2 लाइनों में आपकी परिभाषा हो जाएगी। कंप्यूटर जो शब्द है वो अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना है। याद रखिए, ये रिक्त स्थान में भी आ सकता है कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो ये अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द, कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले गणना करने के लिए किया गया था। और कंप्यूटर एक प्रकार की एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिससे हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर, कच्चे आंकड़े देकर उसको जो नियंत्रित करके उसको अपन अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर इस प्रकार की एक मशीन है जिसको अपन कच्चे आंकड़े देके एक अर्थपूर्ण सूचना में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की जो परिभाषा आपको याद कर लेनी है।
फिर आपके जो अगला प्रश्न है वो है कि प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो प्रोग्राम की भी ऊपर परिभाषा आई थी कि कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर की किसी विशेष या विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये प्रोग्राम की परिभाषा आपको यहाँ से याद कर लें। फिर आपके अगला प्रश्न है कंप्यूटर की 4 विशेषताएं लिखिए। ये लघुतरात्मक में भी आ सकता है और यही क्वेश्चन आपका जो निबंधात्मक प्रश्न में भी बन सकता है कि कंप्यूटर की जो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये कंप्यूटर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये निबंधात्मक प्रश्न है और 4 इसमें आपके विशेषताएं पूछेंगे तो वो आपका लघुतरात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो दोनों में आपको एक साथ इसको तैयार कर लेते हैं। ये है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो कंप्यूटर आधुनिक युग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए कंप्यूटर की में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं जो इसको इतना महत्वपूर्ण बना रही है। तो कंप्यूटर की जो प्रमुख विशेषताएं वो इस प्रकार से निम्नलिखित है। पहला है कंप्यूटर की विशेषताएं स्पीड, गति। तो आपको याद रखना है, एक तो गति याद कर लेनी है। कंप्यूटर जो है वो बहुत तीव्र गति से जो कार्य संपन्न करता है और वह जटिल से जटिल जो गणना होती है, कठिन से कठिन गणना को भी वो कुछ ही सेकंडों में हल कर देता है। तो आपको गति लिख के ये लाइन आपको याद वहाँ पे लिख लेनी, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, आपको एक लाइन इसमें से लिख लेनी है कि कंप्यूटर जो बहुत तेज़ गति से कार्य करता है और वह जटिल से जटिल गणना को भी कुछ ही सेकंड में हल करके दे देता है। फिर दूसरे नंबर की विशेषता आती है आपके एक्यूरेसी, जिसको अपन हिंदी में शुद्धता कहते हैं। तो कंप्यूटर की दूसरी विशेषता आपकी शुद्धता। ठीक है, इसमें क्या याद करना है, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम हमेशा शुद्ध होते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वह सारे परिणाम सही ही निकालता है। यानी कि अगर आप परिणाम अगर सही चाहते हैं तो उसको सही सूचनाएं देनी पड़ेगी। तो सही सूचना देंगे तो उसका जो परिणाम है वो आपको शुद्ध परिणाम प्राप्त होगा। कंप्यूटर कभी जो गलती नहीं करता है, क्योंकि उसको जैसा अपन निर्देश देंगे वैसा वो कार्य करेगा। गलत सूचना देंगे तो गलत रिजल्ट देगा, अच्छी सूचना देंगे तो वो अच्छी सूचना देगा, सही सूचना देने पे सही रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर आता है सक्षमता का मतलब होता है डिलीजेंसी। तो डिलीजेंसी जो होती है वो सक्षमता कहलाती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर जो है वो कार्य करते करते कभी भी थकता नहीं है, ये सक्षम होता है इसमें और निरंतर वो कई घंटों तक कार्य करने के बाद में भी उसकी एकाग्रता और गति के साथ वो कार्य करता है। यानी कि कंप्यूटर है जो कितना भी काम कर लो कंप्यूटर को, वो कभी भी थकेगा नहीं। इंसान तो जो काम करते करते थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर काम करते करते नहीं थकता है। तो ये इसकी सक्षमता, इसकी विशेषता है। स्मरण शक्ति ये है कि पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह जो एक मेमोरी होती है, स्मरण शक्ति होती है, जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रहित करके रखे जा सकते हैं। जैसे मनुष्य में दिमाग होता है, वैसे ही कंप्यूटर में मेमोरी होती है जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े इकट्ठे करके रखे जा सकते हैं। अगला है आपके वर्सेटिलिटी, यानी कि व्यापक उपयोगिता। कंप्यूटर का जो आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ पे कंप्यूटर को उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। कंप्यूटर का प्रयोग है जो प्रत्येक तरह से कार्यों में किया जा रहा है, चाहे वो स्कूल हो अपने, या फिर अपने कॉलेज हो, अस्पताल हो, फैक्ट्री हो, घर हो, या फिर अपना कार्यालय हो, अनुसंधान हो, या फिर मौसम विभाग हो, या मनोरंजन का क्षेत्र हो। इन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर को जो काम में लिया जा रहा है। तो कंप्यूटर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपयोग बड़े क्षेत्र में किया जा रहा है। फिर एक इसकी विशेषता आती है स्वचालन। तो कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होता है, यानी कि इस स्वचालन का गुण होने से इसका प्रयोग मानव श्रम में और उसमें समय में बचत कर सकता है। नेक्स्ट है आपके संग्रह क्षमता, स्टोरेज। तो कंप्यूटर की संग्रह क्षमता बहुत अधिक होती है, इसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रखा जा सकता है। ये जो आपके 7 विशेषताएं दे रखी हैं उनको आपको याद कर लेना है। एक तो गति को याद कर लेना, एक शुद्धता को याद कर लेना, एक स्मरण क्षमता, एक आपके सक्षमता, इसके अलावा व्यापक उपयोगिता, स्वचालन और आपका संग्रह क्षमता। ये सभी आपकी जो विशेषताएं हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो आपका इनमें से कोई गलत नहीं होना चाहिए। फिर अपन इसमें आपके अगला जो क्वेश्चन है उसको अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके इसी प्रकार का है, जिसमें आपके कंप्यूटर के उपयोग से संबंधित या फिर उसकी सीमा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं। ठीक है, कंप्यूटर की सीमाएं क्या हैं ये आपको इसमें बताने की कंप्यूटर की क्या क्या सीमा। तो ये कंप्यूटर की सीमाएं हैं, कंप्यूटर की क्या क्या लिमिटेशन है वो आपको इसमें बतानी है। तो देखो, एक तो कंप्यूटर में जो सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, आप जैसा उसको निर्देश देंगे वैसा ही वो एक रिजल्ट आपको दे देगी। ये एक प्रकार की जड़ मशीन होती है, यानी कि उसमें दिमाग नहीं होता है, वो सोच समझ नहीं सकती हैं, केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार ही वो कार्य करती हैं। बुद्धिमत्ता के अनुसार अगर अपन देखें तो 2 साल का जो बालक होता है, 2 साल के बालक में जितना दिमाग होता है उतना दिमाग कंप्यूटर में होता है, या फिर उससे भी कम दिमाग कंप्यूटर में होता है। तो ये आप याद रखें।
इसमें आपके दिमाग नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके कंप्यूटर कंप्यूटर तकनीकी में तेज़ी से परिवर्तन होता है, जिससे कि पुराने कंप्यूटर जो कम उपयोगी रह जाते हैं। तो बार बार जो कंप्यूटर में जो इसमें विकास हो रहा है, तो पुराने कंप्यूटर का उपयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कंप्यूटर में संग्रहित सूचनाएं सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं, ठीक है। खास तौर पर जो कंप्यूटर में जो वायरस होता है उसका खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जो ई कॉमर्स है, ई बैंकिंग है, एटीएम है, इसमें जो धोखाधड़ी भी अनेक के किस्से सामने आने लगे। तो कंप्यूटर आया तब से जो ये ऑनलाइन जो फ्रॉड वगैरह हैं वो भी सबसे ज़्यादा होने लगे हैं। तो ये आपको जो 4 इसमें सीमाएं हैं वो याद रखनी। फिर आपका अगला प्रश्न बनेगा ये कंप्यूटर के 4 उपयोग बताइए। कंप्यूटर के 4 उपयोग बताइए, या फिर कंप्यूटर के विविध क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग पर एक निबंध आपको लिखना है। तो यहाँ से आपके निबंधात्मक प्रश्न बनने के भी चांस है, तो आपको ये प्रश्न भी अच्छे से तैयार कर लेना कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। कंप्यूटर के उपयोग, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। कंप्यूटर का उपयोग बड़ा व्यापक है। आज जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी अधिक हो गई है कि आज का युग कंप्यूटर का युग कहलाता है। आज जितने भी कार्य वो कंप्यूटर के द्वारा होते हैं, इसलिए कंप्यूटर का युग ये कहलाता है। कंप्यूटर के आविष्कार से बहुत सी गणनाएं जो मानव के वश की बात नहीं थी वो अब इतनी आसान हो गई हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर के उपयोग से संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आज मात्र जो कुछ बटन दबाकर जो विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, और वह भी बहुत ही कम खर्च में। ये भी कंप्यूटर के आविष्कार के कारण ही हुआ है। अपने जो परीक्षा के परिणाम हैं वो घोषित होते हैं, तो अपन इंटरनेट के माध्यम से अपना जो परिणाम है वो कंप्यूटर के द्वारा देख सकते हैं। तो ये भी कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। और भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये मेन आपको यहाँ पे जो उपयोगी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा टेलीफोन पर बात करते हुए एक दूसरे व्यक्ति को कंप्यूटर के द्वारा देखा जा सकता है। फिर आपके व्यापार जगत में भी कंप्यूटर का उपयोग खूब बड़ा है। साधारण हिसाब किताब या लेखा जोखा रखने के संधारण से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रबंधन भी आज जो कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। कंप्यूटर और इंटरनेट के संयोग से एक नई व्यापार प्रणाली का प्रचलन हुआ है, जिसको अपन ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सभी है जो कंप्यूटर के द्वारा ही चल रही हैं। तो किसी भी चीज़ को खरीदना हो, बेचना हो, तो अपने जो इसके द्वारा बेच सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदना बेचना ही क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। इसको ई कॉमर्स कहते हैं या ई वाणिज्य कहते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है ई कॉमर्स का ही एक भाग है ई बैंकिंग। आजकल जो सारा काम है जो ई बैंकिंग से हो गया है। आपके फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सभी आपके इंटरनेट के ज़रिए खाता है जो धारक अपने बैंक खाते से बैलेंस को देख सकता है, एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकता है, बिजली के, फ़ोन के, पानी के बिल भर सकता है। ई बैंकिंग के अंतर्गत ही बैंकों के द्वारा सुविधा दी जाती है, ठीक है, एटीएम वाली। तो एटीएम एक ऐसी सुविधा है, ठीक है। एटीएम का आपको पूरा नाम याद रखना है। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अर्थात स्वचालित गणक मशीन इसका पूरा नाम होता है। एटीएम के द्वारा जमाकर्ता किसी भी समय किसी भी स्थान पर रकम निकलवा सकता है, इसलिए एटीएम का प्रचलित नाम एनी टाइम मनी भी है, ठीक है। इसको एनी टाइम मनी भी कहा जाता है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम के द्वारा जो व्यक्ति हैं वो कहीं पे भी और किसी भी समय में अपना जो पैसे वो निकाल सकता है, इसलिए इसको एनी टाइम मशीन भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है जितने भी आपके जो प्रकाशन है, मुद्रण कार्य हैं, वो भी आपके जो प्रिंटिंग वगैरह के कार्य हैं वो आजकल बड़े बड़े कंप्यूटर वगैरह के द्वारा ही होने लगे हैं। इसके अलावा आपके चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटल में भी रोगों का निदान करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए, शल्य चिकित्सा के लिए, रोगियों की गहन निगरानी के लिए आदि कार्य जो कंप्यूटर के द्वारा खूब किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, इसके अलावा एमआरआई है। तो ये सभी जो परीक्षण ऐसे हैं जिनका उपयोग विभिन्न बीमारियों और विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, और इन सभी में आप जो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से आप आजकल जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो ये भी आपके कंप्यूटर के द्वारा ही संचालित होते हैं। और अभी आपको याद रखना है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही प्रभावी रूप से हुआ है। कक्षा जो रूम है उसमें विज्ञान की प्रोजेक्ट हैं उनका निर्माण करना, रिपोर्ट तैयार करना, जानकारी एकत्रित करना, और जो बाकी और भी कार्य हैं शिक्षा से संबंधित वो भी आजकल कंप्यूटर के द्वारा किया जाने लगा है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक के पूरक के रूप में किया जा रहा है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण जो सीबीटी होता है, कंप्यूटर आधारित कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, इसके अंतर्गत ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जो विभिन्न विषयों को क्रमबद्ध जानकारी देते हैं। इसके अलावा आप और भी याद रखना चाहें तो रोबोट वगैरह हैं, ये कई क्षेत्र में, अभियांत्रिकी जो क्षेत्र हैं इसमें भी जो कंप्यूटर ने अपना कमाल दिखाए हैं। किसी भी भवन, वस्तु, कलपुर्जे आदि के निर्माण को में कौन से पदार्थ का उपयोग बेहतर होगा, या वे क्या
तनाव ताप सहन कर सकेंगे आदि का निर्धारण भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAE के द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो ये सभी जो कार्य है वो कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। कंप्यूटर का जो मनोरंजन के क्षेत्र में भी काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। आज अनेक क्षेत्र ऐसे गेम हैं, कंप्यूटर गेम हैं जो न केवल मनोरंजन ही करते हैं अपितु अपना ज्ञानवर्धन भी करते हैं। बच्चों की बौद्धिक और तार्किक क्षमता भी विकास करते हैं। कंप्यूटर गेम इतने लोकप्रिय हैं कि छोटे बच्चे ही नहीं बड़ी उम्र के लोगों का भी ये आकर्षित करते जा रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आपने कौन कौन से कंप्यूटर पे गेम खेले, ठीक है, आपको कौन सा गेम फेवरेट है, कमेंट करके आपको बताना है। इसके अलावा कंप्यूटर की मदद से ये जो पुरानी फिल्में हैं जो जैसे मुगल आजम है, इसके अलावा नया दौर है, इनका जो पहले ये ब्लैक एंड वाइट में थी इसको रंगीन संस्करण में तैयार किया गया है। ठीक है, ये किस जानवर का फ़ोटो है आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो फ़ोटो है वो किस जानवर का फ़ोटो है, आपको ये कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट है टीवी चैनलों में प्रसारण भी कंप्यूटर के द्वारा ही किया जा रहा है। संगीत की नई नई धुनें बनाने में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर आज हमारे घरों में भी प्रवेश कर गए हैं, जहाँ शिक्षा, मनोरंजन, पत्र लेखन, ईमेल, चैटिंग, इंटरनेट, विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होता है। अर्थात अपन बात करें कि कंप्यूटर एक हमारे जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र को नहीं अछूता नहीं रहा है जिसमें कि आज अपन जो कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते, यानी कि हर क्षेत्र में किसी विशेष वर्ग के लिए भी नहीं, पूरे हर व्यक्ति हर क्षेत्र में अपने जो उपयोग को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है। फिर आपके अगला प्रश्न आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको अंतर बताना है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपके क्या क्या अंतर होता है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग होते हैं जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे इसके जो मॉनिटर वगैरह हो गया, इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई, ठीक है, तो ये सभी आपकी जो हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उससे जो दिए जाने वाले निर्देश होते हैं इनको अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर काम लेते हैं जो कंप्यूटर को निर्देशित करके उसको काम में लिया जाता है। तो हार्डवेयर को तो अपन छू सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। हार्डवेयर को देख सकते हैं और इसको भी केवल देखा जा सकता है। तो हार्डवेयर को छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और सॉफ्टवेयर को केवल देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है रैम और रोम क्या है, इनका आपको पूरा नाम बताना है। तो रैम और रोम ये एक मेमोरी है और इनका पूरा नाम क्या होता है? रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। आपको इनका पूरा नाम अच्छे से याद कर लेना है, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपको कार्य बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य क्या। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो किसी विशेष या निश्चित कार्य को करने के उद्देश्य से बनाए गए होते हैं। कार्य के आधार पर इनका निर्माण किसी भी भाषा में किया जा सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, एडवोकेट आदि विभिन्न आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। ये पेशेवर व्यक्ति एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने कार्यों का निष्पादन करके बहुत ही बेहतर ढंग से इनका जो काम लेते हैं। आज बैंकिंग, बीमा, फैक्ट्री, इसके अलावा अस्पताल, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में इसका काफ़ी उपयोग होने लगा है। शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार करने में, कार्यालय में वेतन बिल बनाने में विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये प्रोग्राम कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल है, पे रोल है, रेलवे आरक्षण है आदि, ये इसी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं वर्ड प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और पे रोल और रेलवे आरक्षण, ये सभी इनके अंतर्गत आते हैं। देखो मेमोरी जो दो भाग, मुख्य मेमोरी को दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। मुख्य मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है आपका रैम, एक होता है आपका रोम। तो रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली मेमोरी है। कीबोर्ड अथवा किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया डाटा सबसे पहले रैम में ही संग्रहित होता है और सीपीयू द्वारा वहाँ से आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये रैम का आपको पूरा नाम याद कर लेना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी मेमोरी भी इसको कहा जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका रोम। तो रोम का पूरा नाम होता है स्थायी मेमोरी, ठीक है। रोम एक स्थायी मेमोरी है, इसको अपन पूरा नाम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित तो नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, केवल इनको पढ़ा जा सकता है। तो ये आपका रोम का पूरा नाम आपको याद कर लेना है। और भी आपके इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को अपन यहाँ पे देख रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा।
अगर ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बनेगा तो इसका सेकंड पार्ट भी अपन बना लेंगे जल्दी। इसका जो सेकंड पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगला प्रश्न आपके, जो सुपर कंप्यूटर है इसकी आपको विशेषता बताने की, सुपर कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है। तो ये सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी संग्रहण मेमोरी क्षमता जो सबसे अधिक होती है, कार्य करने की गति भी सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे महंगे कंप्यूटर होते हैं। इनकी कीमत जो होती है वो अरबों रुपये में होती है। इसके अलावा इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों में, मौसम की भविष्यवाणी करने में, अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशाला में, रक्षा संगठनों में, नाभिकीय संयंत्रों को नियंत्रित करने में, आनुवंशिकी और अभियांत्रिकी में किया जाता है। प्रमुख है जो सुपर कंप्यूटर कौन कौन से थे, एक तो आपको नाम याद कर लेना है परम का, तो परम सुपर कंप्यूटर है, एक आपका क्रे है, एक आपका NEC है और एक आपका CDC है। तो ये 4 आपको सुपर कंप्यूटर के नाम अच्छे से याद कर लेना है। विशेषता क्या है, आकार में बड़े होते हैं, संग्रहण क्षमता ज़्यादा होती है, कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है और ये महंगे भी होते हैं। इसके अलावा ये जटिल और उच्च कोटि की शुद्धता गणना है जो सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही कर सकते हैं और अनेक जो बड़े बड़े जितने भी काम हैं इन सभी में सुपर कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि ट्रांसलेटर का कार्य क्या है। तो ट्रांसलेटर क्या कार्य करता है वो आपको इसमें बता। तो ये ट्रांसलेटर की परिभाषा है और इसका उपयोग भी है ये। तो यूज़र भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसको अपन ट्रांसलेटर कहते हैं और यह इसको हिंदी में अनुवादक कहा जाता है। यह मशीनी भाषा को यूज़र भाषा में बदलने का कार्य करता है। तो मशीनी भाषा को यूज़र भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है, तो ये ट्रांसलेटर करता है। अगला प्रश्न आपके निबंधात्मक प्रश्न है जिसमें आपके पहला प्रश्न तो कंप्यूटर का उपयोग वाला जो हो गया है, विशेषता वाला भी हो गया है। कंप्यूटर के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए और उसका जो ब्लॉक रेखा चित्र को बनाइए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये प्रश्न आपके यहाँ से बनने के पूरे चांस हैं। तो कंप्यूटर तंत्र एक जिसके 3 भाग होते हैं। कंप्यूटर तंत्र के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई और सिस्टम यूनिट। तो ये तीनों भाग हैं आपके इसमें। और इसके अलावा इसका जो केंद्रीय इसका जो ब्लॉक रेखा चित्र है वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ से अपन इसको इनपुट देते हैं, ये इनपुट उपकरण होता है। यह आपका CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें आपके जो ALU भी होता है, CU भी होता है, मेमोरी भी होती है, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। और यहाँ पे आपको आउटपुट इकाई लगानी होती है। तो इनपुट आउटपुट ये आपका बीच में CPU, जहाँ पर आपको ALU अंकगणित तार्किक इकाई, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये सभी ब्लॉक चित्र आपको यहाँ से देख के बना लेना है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे। CPU इन सभी का जो इनपुट आउटपुट इकाइयाँ हैं इनके नाम वगैरह आपको यहाँ से देख के लिख लेना है। फिर नेक्स्ट है आपको सुपर कंप्यूटर की विशेषता आपको बताएं, तो वो हमने पीछे देख ली। और 5वां प्रश्न आपके कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का वर्णन कीजिए। और एक कंप्यूटर में मेमोरी की आवश्यकता क्यों होती है, मेमोरी का आपको जो वर्णन, विभिन्न मेमोरी है इनका आपको वर्णन करना है। तो पहले अपन कंप्यूटर के जो आकार के आधार पर कंप्यूटर उनका प्रकार देख लें। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण अपन जो 4 भागों में करते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, इसको 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो आकार में काफ़ी छोटे होते हैं और कम कीमत वाले होते हैं। ये घरों में, कार्यालय में, विद्यालय में जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इनमें एक CPU होता है। कंप्यूटर को संग्रहण क्षमता है और कार्य करने की जो गति है वो कम होती है। एक समय में एक ही व्यक्ति इस पर कार्य कर सकता है, इसलिए इनको अपन पर्सनल कंप्यूटर या फिर इसको PC भी कहा जाता है। PC का पूरा नाम क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ये PC जो है वो कई प्रकार के होते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें एक तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जिसको अपन DC कहते हैं। डेस्क कंप्यूटर वे होते हैं जिनका टेबल पर रख के कार्य करते हैं। ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, इसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है इसका उदाहरण है। फिर आता है लैपटॉप। तो लैपटॉप भी जो वो ब्रीफ केस के समान ही होते हैं। यह साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से बैग में रख के ले जा सकते हैं। व्यक्ति अपनी गोद में रखकर भी इसको कार्य कर सकते हैं। इसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक ही में सम्मिलित होते हैं और इसमें पावर के लिए एक बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपके सामने वो आपके लैपटॉप कंप्यूटर है। फिर आता है पाम टॉप कंप्यूटर। यह लैपटॉप कंप्यूटर की साइज़ से थोड़ा छोटा होता है, इसको हथेली पे रख के चला सकते हैं। ये साइज़ में काफ़ी छोटा और वजन में काफ़ी हल्के होते हैं। इसमें पावर के लिए एक छोटी बैटरी लगी होती है। इसका कार्य की जो क्षमता होती है वो लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। तो इस प्रकार के जो लैपटॉप होते हैं उसको अपन पाम टॉप लैपटॉप कहते हैं। नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं, जिनको गोदी में रखकर चलाया जा सकता है और इन कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आसानी से ले जा सकता है।
CPU, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं और कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से का थोड़ी कम होती है। फिर आता है टैबलेट कंप्यूटर। तो टैबलेट कंप्यूटर ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं, इनको अपन अंगुलियों से चला सकते हैं ये टैबलेट। और इस बार जो सरकार की ओर से टैबलेट भी दिए गए हैं, जो मेधावी छात्र जो हैं जिनकी मेरिट में नाम है उनका टैबलेट भी इसमें वितरण किया गया है। फिर ये तो हो गया आपके माइक्रो कंप्यूटर। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार में मध्यम आकार के होते हैं और ये सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ये अधिक कार्यशील होते हैं, शक्तिशाली और अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी जो मेमोरी होती है और कार्य करने की गति होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी ज़्यादा होती हैं। इसमें एक से अधिक CPU होते हैं और एक ही समय पर एक से ज़्यादा व्यक्ति इसमें कार्य कर सकते हैं। इनका प्रयोग जो किया जाता है वो बड़े बड़े कार्यालय में, बैंक आदि में किया जाता है। तो इस प्रकार के जो मिनी कंप्यूटर वो काम में होते हैं। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनकी जो मेमोरी होती है और कार्य करने की जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन कंप्यूटर पर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ये महंगे भी होते हैं और इनका उपयोग रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनी, अनुसंधान संस्था और बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। इसमें आपके नाम है IBM 4300, IBM 4381, वेक्स 8842, ये सभी मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं उसको अपन मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। फिर आता है सुपर कंप्यूटर, जो कि काफ़ी फेमस है। ये सबसे बड़े कंप्यूटर के होते हैं, ये बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनकी मेमोरी और कार्य करने की जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और जटिल से जटिल और उच्च कोटि की जो शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही कर सकते हैं। ये कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं, कीमत इनकी अरबों रुपये में होती है और इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों में, मौसम की भविष्यवाणी करने में, अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रयोगशाला में, रक्षा संगठनों में, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण में, आनुवंशिकी और अभियांत्रिकी में किया जाता है। प्रमुख है जो आपके सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? एक तो परम है, एक क्रे है, CRAY क्रे, NEC है और आपके CDC है। ये चार आपके प्रमुख है जो सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ये सुपर कंप्यूटर, इसमें आपके जो परम सुपर कंप्यूटर है इसका जो विकास है भारत में पुणे स्थित जो CDEC है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके द्वारा किया गया था और यह पूर्णतः एक भारतीय कंप्यूटर, ये पहला भारत का निर्मित होने वाला पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है? परम है। इसके कई सारे वर्जन निकले, परम 10,000, परम अनंत, परम पदम, ये सभी जो परम कंप्यूटर के ही इसके अलग अलग वर्जन हैं। तो इन कंप्यूटर का भारत में ही नहीं विदेशों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ये परम कंप्यूटर का एक फोटो है। तो इस पार्ट के जितने भी MCQ वगैरह थे वो हमने सारे देख लिए और इस पार्ट के वन लाइनर भी सारे के सारे हमने देख लिए और लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न सारे इंपोर्टेंट देख लिए। अगले वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है इसमें अपन बाकी की जो पार्ट बचे हुए जिनके वन लाइनर और निबंधात्मक प्रश्न हैं वो सभी देखेंगे। इसके लिए आप चैनल को साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो अपने जो एंड्रॉइड ऐप है इसके ऊपर आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा रखी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको ये पार्ट ही तैयार करने हैं, तो जो मैंने आपको बताए हैं उन्हीं पार्ट को हाफ ईयरली के लिए तैयार करना है। ऐप को डाउनलोड कर लें, साथ ही अपना WhatsApp ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लें। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। और इस वीडियो को अपने जो स्कूल के सभी जो क्लास के स्टूडेंट हैं उन सभी के साथ में भी ज़रूर शेयर करना। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।